हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज तो संडे है और जैसा कि आप जानते हैं हर संडे को हम अपलोड करते हैं संडे स्पेशल वीडियो, जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। तो अब तक हमने 3 सेट सॉल्व कर लिया है। आज के संडे में हम देखेंगे सेट 4 ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है बाकी पिछला तीनों सेट को, तो आप जरूर देखें। तो आज के सेट 4 में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज भी सेट 4 में है 10 MCQ। तो ये जितने भी सेट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। साथ ही ये क्वेश्चंस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये बेसिक है हालांकि, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत क्लियर करेगा। तो ये क्वेश्चंस आप मिस ना करें, इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं और फिर प्रैक्टिस भी करें। तो खैर, आज का पहला क्वेश्चन है सेट 4 का। If the distance between the two charges is increased, then the value of electrostatic potential energy increases, decreases, remains same या फिर may increase और decrease। मतलब दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस के बीच दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, या फिर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो आंसर है मे इंक्रीज और डिक्रीज। वो कैसे होता है देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हम जानते हैं दो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, जहां Q1 Q2 दो चार्जेस है और R है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 और R पे भी डिपेंड कर रहा है। तो R पे तो इस तरह से डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Q1 Q2 पे डिपेंड करता है दोनों के साइन पर, मतलब दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों सेम साइन है, ऑपोजिट है, इस तरह से। तो यहां पर मान लेते हैं फर्स्ट केस में कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, मतलब सेम साइन है। दोनों सेम साइन का होगा तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्शन है। रिपल्शन का मतलब दोनों मूव कर रहा है एक दूसरे से अवे। तो एक दूसरे से अवे मूव कर रहा है, तो अगर क्लोजर लाना हो तो उस केस में क्या होगा, हमें एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा मतलब सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, और जब सिस्टम में वर्क कर रहे हैं मतलब वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। मतलब क्या है, सेम साइन अगर है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपल्शन है। तो उस केस में क्लोजर लाने में मतलब डिस्टेंस डिक्रीज करने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और अवे जाने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो यहां पर क्या होगा, जब दोनों सेम साइन है, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस r एंड डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस r। उसी का जस्ट रिवर्स केस क्या होगा, जब दोनों ऑपोजिट साइन है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उस केस में दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो दोनों चार्जेस विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो उस केस में अगर दोनों चार्जेस को सेपरेट करना है, सेपरेट करने का मतलब है डिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो वर्क करना पड़ेगा सिस्टम में, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। कब होगा, जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन हो, दोनों को सेपरेट करने में मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करने में वर्क करना पड़ेगा, तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो जस्ट ऑपोजिट होगा क्या, यू विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग आर
एंड यू विल डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग आर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों चार्जेस के बीच इंक्रीज करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा डिक्रीज। तो यहाँ पे चार्जेस का नेचर नहीं दिया है तो हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इज if an electric dipole is kept in a uniform electric field, then the resultant electric force on it, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करें तो उसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है, नेवर 0, डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द डाइपोल या नन ऑफ दिस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे टोटल फोर्स हमेशा ही 0 होगा और इसका हमने डेरिवेशन देखा है जहां पर टॉर्क फाइंड किया था डाइपोल पर, और वो होता है कि किस लिए है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई का डायरेक्शन है फील्ड का, यहाँ पर अगर डाइपोल रखे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो माइनस क्यू पे इस तरफ डायरेक्शन है और प्लस क्यू पे इस तरफ डायरेक्शन, और इसमें भी फोर्स होगा क्यू ई। तो माइनस टोटल फोर्स कितना हो गया, क्यू ई प्लस ये फोर्स माइनस क्यू ई, तो टोटल फोर्स विल बी 0। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे तो उसमें टोटल फोर्स हमेशा ही 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी वेरियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क ओनली, फोर्स ओनली, टॉर्क एज वेल एज अ नेट फोर्स एंड नन ऑफ दीज। तो अभी हमने देखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हो तो फोर्स 0 होगा लेकिन टॉर्क लगता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तो होगा ही, लेकिन साथ साथ जो फोर्स होता है उसमें नॉन 0 होता है, मतलब एक फोर्स भी, रिजल्टेंट फोर्स भी एक्ट करता है। वो किस लिए एक्ट करता है कि उसमें Q1 और Q2 दोनों सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, तो इसलिए फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 विल नॉट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए टोटल फोर्स विल नॉट बी 0। तो करेक्ट आंसर विल बी टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर टॉर्क भी लगता है और फोर्स भी लगता है, यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ टॉर्क लगता है, कोई भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और ये ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है, हम जानते हैं वर्क का जो फॉर्मूला होता है इन रोटेटिंग ए डाइपोल इज माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जहां पर थीटा 1 है इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ द डाइपोल और थीटा 2 है फाइनल एंगुलर पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ टैन थीटा है, टैन थीटा तो नहीं होगा, यहाँ सेक थीटा है, नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम थीटा को मान लेते हैं इनिशियल एंगल जो है वो अलोंग द फील्ड है। अलोंग द फील्ड मतलब ये फील्ड का डायरेक्शन है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो इस केस में इनिशियल एंगुलर पोजीशन 0 डिग्री होगा, और इसको यहां से रोटेट कर रहे हैं किसी एंगल थीटा पर, तो थीटा 2 विल बी इक्वल टू थीटा, तो थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो W विल बी माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहां से -1 इनसाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा।
तो ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है वर्क का, और यहाँ ऑप्शन में भी यही दिया है PE 1 माइनस कॉस थीटा, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा जाता है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इसीलिए अगर फॉर्मूला याद रहे तो आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जैक में 2014 में पूछा गया था। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed in an electric field of intensity E, the torque on the dipole will be. So the torque on the dipole will be P cross E is the correct option. P dot E नहीं होता, PE नहीं होता है, और P by E नहीं। टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमेशा ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है P और E का, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसमें कभी भी E क्रॉस P नहीं लिखना है, क्योंकि E क्रॉस P लिखेंगे तो फिर ये वेक्टर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा अगर हम ऑर्डर चेंज करें, तो ये हमेशा ही P क्रॉस E होता है। तो ये भी याद रखें, इसका डिटेल डेरिवेशन हमने किया है पिछले किसी वीडियो में, द टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो जरूर देख लें। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन से आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है, और खास करके ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलरली पूछा जाता है। द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज P क्रॉस E। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, ये भी वेरियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, जैक में, CBSE में, यहाँ तक कि PMT में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। द वर्क डन in rotating the dipole by 90 degree is, the options are given by this। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाई कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल इस तरह से प्लेस्ड है, मतलब डाइपोल का जो एक्सिस है या डाइपोल मोमेंट जो है वो इसके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इनिशियल एंगल कितना हो गया? θ1 विल बी 0। इसको रोटेट करना है, रोटेट करके 90 डिग्री पर ले आना है, मतलब यहां पर हो जाएगा +Q, यहां हो जाएगा -Q, तो फाइनल एंगल विल बी θ2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक रोटेट करने में क्या है? द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज। तो ये क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है -PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो इनिशियल एंगल है θ1 0 डिग्री, फाइनल एंगल है θ2 90 डिग्री। तो यहां पर बस इन दोनों का वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहां से ये क्या मिलेगा? -PE cos 90 डिग्री माइनस cos 0। तो cos 90 होता है 0, cos 0 होता है 1, तो -PE यहां से माइनस आया, माइनस माइनस PE, तो वर्क डन विल बी PE। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C, दैट इज PE। Next question is question number 7, that is if potential energy of an electric dipole of moment P in its position perpendicular to electric field E is taken 0, then its potential energy at an angle θ with E is given by this। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी डाइपोल का जो पोजीशन है अगर परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का पोजीशन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस टाइम पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लें और यहां से किसी एंगल θ में रोटेट करने में, तो इस एंगल θ एंगल पे रोटेट करें तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर पोजीशन टू सर्टेन एंगल। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन होता है -PE cos θ2 माइनस cos θ1, तो यहाँ पर θ2 हो गया, किसी एंगल θ तक रोटेट करना है, और θ1 क्या है? 90 डिग्री पोजीशन है, मतलब एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री है, तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहां से आ गया -PE cos θ। तो यहाँ -PE cos θ है, तो ये
ए बी कॉस थीटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो हमें पता है ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो पीई कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से ऑप्शन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जो राइट आंसर है वो माइनस पी डॉट ई। अगर सिर्फ कॉस थीटा के टर्म्स में दिया होता तो ये वाला आंसर होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज माइनस पी डॉट ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया, जैक में, सीबीएसई में, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अदर स्टेट बोर्ड्स में भी। तो ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस of 1 microcoulomb placed 1 meter apart in vacuum is। मतलब दो चार्जेस है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकुलॉम, अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ये है दो चार्जेस Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं होता है दो चार्जेस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, जहां पर Q1 Q2 सेम है, इक्वल वैल्यू है और 1 माइक्रोकुलॉम मतलब 1 × 10⁻⁻6 कुलॉम और डिस्टेंस है 1 मीटर। सबका वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल। जूल इज दी पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से अगर कोई भी मैग्नीट्यूड दिया है, वैल्यू दिया है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल वैल्यूज था क्योंकि ऑब्जेक्टिव में था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन P एंड E इज। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड है, डाइपोल मोमेंट का P, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब डाइपोल का होगा तो उस टाइम दोनों के बीच का एंगल मतलब P और E के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब वो स्टेबल पोजीशन में हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का जो एक्सिस है आपस में पैरेलल हो। तो पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से आंसर 0 हो जाए। और अगर आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू याद है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है -PE। तो -PE तब होगा जब थीटा विल बी 0, मतलब ये cos थीटा का वैल्यू 1 हो। cos थीटा का वैल्यू 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों के हिसाब से ही ये 0 आएगा। मतलब जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज। तो ये ऑप्शंस दिया है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, जब डाइपोल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हो जाएगा डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन। ये डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट होगा तो दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री और पोटेंशियल एनर्जी होता है -PE cos थीटा। अनस्टेबल में थीटा इज 180 डिग्री, तो -PE cos 180 डिग्री हो गया। cos 180 डिग्री होता है -1, तो -1 हुआ तो ये हो जाएगा -+ PE। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज PE। तो ये हो गया आपका आज का सेट 4 ऑफ क्वेश्चंस। सेट 4 में आपने देखा है सेम कॉन्सेप्ट पे किस तरह से अलग अलग तरह का क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है और सारे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्विस्ट है और लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, सेम फॉर्मूला अप्लाइड है, सेम आइडिया।
तो इस पे और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलता है तो सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट है तो पूछिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि इस तरह का और भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड हो सके। थैंक यू।